वेलकम फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में पुर्तगाल का जो दूसरा गवर्नर बनकर आया अल्फांसो दी अल्बुकर्क, उसने पुर्तगाल के धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की भारत में। ठीक है, तो उसकी धार्मिक नीति थी, एक विवाह नीति थी और सती प्रथा को उसने खत्म किया था। इसी के तहत उसने पुर्तगाल के धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति की थी। ये मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल मैं ये आपको बताऊं कि जब मैं आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ा रहा था, शुरुआत की थी, तो मैंने बताया था कि पुर्तगाल पहला देश था जो कि समुद्री मार्ग से भारत आया व्यापार के उद्देश्य से। और सबसे पहला पुर्तगाली जो था या पहला यूरोपीय आप कहें तो वो था वास्को डी गामा, जो इधर से इस रूट से होते हुए केप ऑफ गुड होते हुए कालीकट पहुंचा था मालाबार तट पे। ठीक है, ये मालाबार तट है, ध्यान रखिएगा। कालीकट पहुंचा था तो वो पहला पुर्तगाली था और पहला यूरोपीय भी था जो समुद्री मार्ग से व्यापार के उद्देश्य से भारत आया। तो सिर्फ पुर्तगाली नहीं था, उसके बाद डच भी आए। ठीक है, डच कौन थे भाई? नीदरलैंड वालों को डच कहा जाता है, यहां नीदरलैंड है। उसके बाद अंग्रेज भी आए यानी ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश आए, तो यहां पे इंग्लिश है, यही ब्रिटेन है। और उसके बाद देखिए डेनमार्क भी आता है, यहीं पे देखेंगे तो यहां पे डेनमार्क है। ठीक है, डेनमार्क भी आता है। डेनमार्क के बाद फ्रांस आएगा, ये फ्रांस है, देखिए यही फ्रांस है, तो ये फ्रांस आता है। और उसके बाद आएगा स्वीडन, एस स्टैंड्स फॉर स्वीडन। स्वीडन कहां पे है भाई? तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप यूरोप के चले जाएंगे ऊपर तो यहां देखिए इधर दो देश दिखाई देंगे, ये है नॉर्वे और ये है स्वीडन। ठीक है, तो ये आते हैं भारत। तो भारत आने के यूरोपीय देशों के भारत आने का क्रम यही है। लेकिन देखिए यहां पे मैंने ग्रीन लगाया हुआ अंडरलाइन किया, मींस कि इन्हीं चार को हमें प्रमुख रूप से पढ़ना है। ये बस क्रम जानने के लिए कि कहीं कोई प्रश्न बन जाए, जैसे कि प्रश्न बन जाता है कि भाई भारत आने वाले यूरोपीय देशों के क्रम में फ्रांस जो था ये चौथा देश था, तो इसमें समस्या हो जाती है क्योंकि लोग चार ही प्रमुख देशों को पढ़ते हैं तो लगता है कि फ्रांस चौथा देश है, लेकिन वास्तव में फ्रांस जो है पांचवा देश है। ठीक है, फ्रांस के पहले डेनमार्क यानी डेनिश आते हैं, ये डेनमार्क वाले, लेकिन इनका कोई वजूद नहीं बना भारत में, इनका और स्वीडन का। बाकी इसीलिए हम चार देशों को पढ़ते हैं। पी स्टैंड्स फॉर पोर्टुगीज, डी स्टैंड्स फॉर डच, ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश यानी ब्रिटेन और एफ स्टैंड्स फॉर फ्रांस, इन्हीं को पढ़ते हैं। तो पुर्तगाली पहले यूरोपीय बने जो कि भारत पहुंचते हैं। और उसके बाद वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्वारेज आता है। ठीक है, और फिर ये दोनों मैरिनर हैं और व्यापार के इरादे से आते हैं, एक तरह से व्यापारी हैं, सीमेन हैं, मैरिनर हैं, आते हैं और व्यापार। आप जानते हैं कि वास्को डी गामा बहुत सारे मसाले वसाले लेके गया और फिर वहां 60 गुना मुनाफा हुआ था। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भी आता है। उसके बाद गवर्नरों का दौर शुरू होता है, भारतीय सेटलमेंट जो है पुर्तगालियों का। ठीक है, वहां पे गवर्नर भेजना शुरू करते हैं पुर्तगाली और उसी सिलसिले में पहला गवर्नर जो होगा वो होगा कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का जो पीरियड था वो 1505 से 1509 एडी तक था, कहीं कहीं 1510 भी देगा, समय में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो पहला था और उसने आप जानते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, शांत जल की नीति। यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था? पूरे हिंद महासागर के पानी पर नियंत्रण, नीले जल की या शांत जल की नीति उसको हिंदी में कहते हैं। तो हिंद महासागर पे नियंत्रण को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि चलाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने, पहला गवर्नर भारत में पुर्तगाल का। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का जो नीति थी वो नीति थी कि पानी पे फोकस किया जाए, यानी हिंद के पानी पे, क्योंकि उनको व्यापार करना था और यहाँ पे अरब मर्चेंट्स थे। हाँ, अरबियन मर्चेंट्स का बोलबाला था, तो उनको लगता था कि अगर हम पूरे हिंद महासागर अरब सागर पे नियंत्रण कर ले तो क्या होगा कि हमारी मोनोपोली हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जब फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आता है तो वो पानी पे नियंत्रण करता है, उसका पूरा फोकस पानी पे था। कहा कि फैक्ट्री कहां बनानी है आगे के लोग सोचेंगे। ठीक है, किससे व्यापार करना है आगे जो आएगा वो सोचेगा। ठीक है, कहां पे क्या व्यापार करना है ये जो बाद में जो लोग आएंगे वो सोचेंगे। मुझे पहला काम क्या करना है कि पानी पे नियंत्रण कर लेना, उसने किया और इसी को कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति। लेकिन देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अब यहां पर मैं लिख दूं कि यहां पे जब अल्मीड़ा आया पहला गवर्नर तो उसका फोकस था वाटर, लेकिन इसका फोकस जो है ये फोकस जो है इसका
वो कहां पे है? लैंड पे है, जमीन पे है। अब ये आएगा तो अल्मीड़ा ने क्या किया कि पानी पे नियंत्रण किया, लेकिन ये आएगा तो लैंड यानी जमीन पे नियंत्रण करना शुरू करेगा। और इसी सिलसिले में ये अधिकार करेगा गोवा पे। गोवा पे 1510 में, यहीं पे आप देखेंगे कि गोवा है, ठीक है, गोवा है, तो 1510 में गोवा पे कर लेगा, ठीक है। और गोवा बाद में पुर्तगालियों की राजधानी भी बनेगी, मुख्यालय बनेगा। पहले मुख्यालय कोचीन था इसके समय भी, और इसके पहले जो गवर्नर था फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा के समय भी, और कोचीन में पहली फैक्ट्री भी खुली थी। वास्को डिगामा ने 1503 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो थी वो कोचीन में खोली थी यहां पर, ठीक है, 1503 में, और वही मुख्यालय बना इनका। तो जब अल्मीड़ा आया तब भी कोचीन मुख्यालय रहा, और फिर बाद में अल्फांसो दी अल्बुकर्क आता है, उसके समय भी यही मुख्यालय रहता है पुर्तगालियों का, ठीक है। लेकिन यह गोवा जीतता है बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। यह दक्षिण भारत में बीजापुर पड़ता था। तो 1510 में फिर मलक्का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहां पे आप इंडोनेशिया में देखेंगे मलक्का पड़ेगा, मलक्का जल संधि है और बहुत इंपॉर्टेंट है इधर से व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो इस पे अधिकार कर लिया। और हरमुज या ओरमुज 1511 में किया मलक्का पे, और हरमुज या ओरमुज पे अधिकार इसने किया। ये ओरमुज इसी में पड़ेगा, फारस की खाड़ी में, ओरमुज या हरमुज, ठीक है। तो ये कर लिया 1515 में। तो इसने इन जगहों पे अधिकार किया, ठीक है। गोवा बाद में, जो इसके बाद आएगा कौन? नीनो डी कुन्हा, जो भारत में गवर्नर बनेगा, वो गोवा को राजधानी बनाएगा कोचीन की जगह पे। तो अभी तो इसमें जीता अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने, लेकिन राजधानी से कौन बनाएगा? ध्यान रखिएगा, नीनो डी कुन्हा, एक गवर्नर यहां पे आएगा, ठीक है। और देखिए इसने लैंड पे फोकस किया, और लैंड पे फोकस किया, और इसीलिए इसको कहा गया भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो यह भी सवाल यहां से बनता है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? तो आपका आंसर होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और यह भी पूछा जाएगा कि क्यों हुआ? तो इसने लैंड पे फोकस किया। अब इसने अल्मीड़ा ने क्या किया कि समुद्र के पानी पे पहले अधिकार किया, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, हिंद महासागर पर नियंत्रण किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है? हिंद पर नियंत्रण, हिंद महासागर पर नियंत्रण। लेकिन ये आएगा तो जमीन पे नियंत्रण करेगा, और जमीन पे और नियंत्रण कैसे बढ़ जाएगा? जब ये अपनी धार्मिक नीति चलाएगा तो भारतीय जमीन पे इसका नियंत्रण और बढ़ेगा। कैसे? देखिए, ये एक विवाह नीति चलाता है, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि जो भी यूरोपीय देश भारत आए, चाहे पुर्तगाल आता है, चाहे डच, चाहे अंग्रेज, चाहे डेनिश, फ्रेंच या स्वीडन वाले, जो भी आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्य को लेकर कौन आया था? तो पुर्तगाल आया था। और यह सवाल कई बार आया है कि सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्य को लेकर अगर कोई यूरोपीय देश भारत आया तो वो पुर्तगाल था। तो ये भी आप लिख लीजिए, कहीं आपको आपके लिए कहीं सवाल बन जाए ये, ठीक है। सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्य के साथ जो भारत आया वो था पुर्तगाल, ठीक है ना, पुर्तगाल। तो ये ध्यान रखिएगा सब में, इन सब में, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने क्या किया कि धार्मिक नीति अपनी चलाई, और धार्मिक नीति में इसने विवाह नीति चलाई। ये विवाह नीति क्या था? इसने क्या किया कि पुर्तगाली पुरुषों को प्रेरित किया कि वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करें, ठीक है, भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। तो इससे क्या हुआ? जब भारतीय स्त्रियों से विवाह उसने विवाह के लिए प्रेरित किया, और जब पुर्तगाली इसमें काफी हद तक सफल हुए हैं, पुर्तगाली पुरुषों ने विवाह किया भारतीय स्त्रियों से, तो इससे क्या हुआ? देखिए इस नीति के पीछे जो लॉजिक रहा होगा, वो लॉजिक क्या था कि अगर कोई पुर्तगाली भारतीय स्त्री से विवाह करते हैं तो ये उस समय भारत में अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे पुर्तगाली।
तो जब आप कहीं दूसरे जगह पर जाते हैं और वहां की जमीन पे कब्जा करेंगे या कुछ करेंगे तो आपका विरोध भी तो होगा। लेकिन सोचिए वहीं पे जाकर अगर आप शादी विवाह कर लेते हैं, आपके वैवाहिक रिश्ते कायम हो जाते हैं, तो जिस परिवार में आपकी शादी होगी वो परिवार आपका विरोध बंद कर देगा, ठीक है ना। तो इसने प्रेरित किया कि पुर्तगाली पुरुष शादी करें, और जब पुर्तगाली पुरुषों ने शादी की भारतीय स्त्रियों से, तो जिन जिन परिवारों में वैवाहिक रिश्ते कायम हुए वहां से पुर्तगालियों का विरोध बंद हो गया। तो एक तरह से भारतीय जमीन पे इसका पुर्तगालियों का कब्जा होता चला गया। इसके अलावा क्या हुआ, एक तो जो लड़की, जिस लड़की से शादी हुई वो क्रिश्चियन बन गई, ठीक है, और आगे जो उनके संतान हुए वो भी कौन हुए, क्रिश्चियन हुए। तो इस तरह से इसने धार्मिक प्रचार भी किया, जनसंख्या भी पुर्तगालियों की बढ़ी, और पुर्तगालियों की जनसंख्या जब बढ़ी तो क्या हुआ, भारत की जमीन पे पुर्तगालियों की जनसंख्या क्या हो, संतान होंगे, शादी हुई और संतान होंगे, तो क्या हुआ, पुर्तगालियों की जनसंख्या में वृद्धि होता चला गया। तो भारतीय जमीन पर एक तरह से उनका नियंत्रण बढ़ता गया, ठीक है ना। उसके बाद इसने सती प्रथा को खत्म किया था। देखिए विवाह नीति चलाई थी और सती प्रथा को खत्म किया था। तो सती प्रथा को खत्म करने के पीछे भी एक उद्देश्य था। देखिए उस समय क्या होता था कि सती प्रथा का मतलब समझते ही है कि पत्नी को अपने पति के साथ अपने जीवन काल करना पड़ता था, मरे हुए पति के साथ, ठीक है, और इससे उसका जीवन दुभर था। तो इसने क्या किया कि जो भी विधवा होती थी उनको कहता आप सती मत हो, क्यों, क्योंकि हम आपको नया जीवन देंगे, ठीक है ना। हम हमारे जो पुर्तगाली पुरुष हैं वो आपके साथ शादी करेंगे, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रेरित करता था वो भारतीय स्त्रियों को भी। तो इससे भारतीय जो विधवाएं थी उनको भी लगता था यार विधवा के परिवार वाले भी नहीं सही कह रहे हैं ये, और इससे क्या होगा कि लड़की को एक अच्छा जीवन मिल जाएगा। तो सती प्रथा खत्म किया। इसके पीछे का उद्देश्य भी क्या था, अपने धर्म को प्रमोट करना, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना भारत में। तो सती प्रथा से भी उसको सफलता मिली और इससे भी इसको सफलता मिली। क्या हुआ, वैवाहिक संबंध होने से इसका विरोध बंद हुआ, जनसंख्या बढ़ी पुर्तगालियों की और क्रिश्चियनों की भारत में, और इस तरह से पुर्तगाल ने अल्फांसो दी अल्बुकर्क के माध्यम से अपने धार्मिक उद्देश्यों को पूरा किया, काफी हद तक पूरा किया आप कह सकते हैं। तो यह सवाल आ सकता है लिखने के लिए भी कि पुर्तगालियों ने, या इस तरह से आ सकता है कि पुर्तगालियों के धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति में अल्फांसो दी, भारत में पुर्तगालियों के धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति में अल्फांसो दी अल्बुकर्क का क्या योगदान रहा। तो ये आप धार्मिक उद्देश्य की बात करेंगे। तो देखिए ये मैंने इसलिए बताया, ये जो धार्मिक नीति है, हाँ, धार्मिक नीति से भी इनका भारत के जमीन पे ये सब तो जीता ही। हाँ, ये तो फारस की खाड़ी में जीता, मलक्का यहाँ इंडोनेशियन आइलैंड में था, ये भारत में नहीं था। हाँ, गोवा इसने जीत लिया, तो यहां पे जमीन पे कब्जा हुआ, कोचीन मुख्यालय है ही। और जब विवाह हुआ तो जनसंख्या में पुर्तगालियों के जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, यानी कि क्रिश्चियनों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, और इससे क्या हुआ, धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ। तो इस तरह से अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने जमीन पे पुर्तगाल, भारतीय जमीन पे पुर्तगाल का नियंत्रण बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसीलिए इसको भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यह भी सवाल लिखने के लिए आ सकता है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। तो दिमाग में रखिएगा कि लैंड पे इसने नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक सफल रहा, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी इसकी धार्मिक नीति, और ये सब तो था ही। तो सबको जोड़ते हुए आप 100, 150, 200 वर्ड बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और सवाल ये भी आएगा ऑब्जेक्टिव में कि विवाह नीति किसने चलाई, या अल्फांसो दी अल्बुकर्क की सबसे महत्वपूर्ण नीति तो विवाह नीति। सती प्रथा किस पुर्तगाली गवर्नर ने खत्म कर दी? देखिए पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुई, लेकिन कोशिश इसने जरूर की थी। तो खत्म करने की कोशिश किसने की? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आप चाहें, देखिए सवाल यहां से बन जाएगा। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सब
यूरोपीय देशों में, सारे यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्य से कौन आया भाई? तो पुर्तगाल ही आया था। ठीक है, ये पुर्तगाल ही आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कैसे पूर्ति की वो भी मैंने बता दिया। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसके समय मुख्यालय कहां था? कोचीन। अधिकार इसने कहां किया? गोवा पे, मलक्का पे, हरमुज पे। गोवा कहां है? लोकेशन आप देख लीजिए, मलक्का इंडोनेशिया में है। ठीक है, और हरमुज या हरमुज कहां है? तो फारस की खाड़ी में है। ये आप ध्यान रखिएगा। और धार्मिक नीति पे तो मैंने डिटेल चर्चा कर ही दिया। तो इस तरह से आपको अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में पता चल गया। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, पहला जो गवर्नर था भारत में या वायसराय था कौन? फ्रांसिस्को दी एल्मिरा। उसने फोकस किया कहां पे? पानी पे। उसने हिंद महासागर पे नियंत्रण किया, हिंद के पानी को अपने कंट्रोल में लिया और उसको कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि शांत जल की नीति, यानी कि नीले जल की नीति। पूछ दिया जाए कि नीले जल की नीति या शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था, तो हिंद पर नियंत्रण, हिंद महासागर पर नियंत्रण किसने चलाया था? तो पहला गवर्नर फ्रांसिस्को दी एल्मिरा ने। लेकिन अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण विवाह नीति, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली सत्ता का, विवाह नीति को कैसे आप जोड़ेंगे और वास्तविक संस्थापक वाले बात को आप साबित करेंगे, ये आपके राइटिंग स्किल से साबित होगा और बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.